राजकीय महाविद्यालय जमुआ रामगढ़ जयपुर। विषय इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास। मैं सुनीता फुलवारिया, सहायक आचार्य इतिहास, ऑनलाइन क्लासेस में विद्यार्थियों आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे अध्ययन का टॉपिक तुर्की आक्रमण एवं राजपूत प्रतिरोध। इस्लामी जगत में अरबों की प्रभुत्व की समाप्ति के बाद इस्लाम का नेतृत्व ईरानियों के हाथों में चला गया। ईरानी के पश्चात इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में चला गया, जो मध्य एशिया के निवासी थे। खलीफा के सामान्य सेवकों से मुस्लिम संसार के शक्ति संपन्न शासक बन जाने वाले तुर्कों का इस्लामी इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत में इस्लामी राज्य का स्थापना का श्रेय इन्हीं तुर्कों को है। भारत पर आरंभिक दावे करने वाले तुर्क गजनी राजवंश से थे। विद्यार्थियों, हम इसमें और आगे ये बताना चाहते हैं कि इस्लाम का अभ्युदय संसार की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस्लाम का संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब थे। उसके बाद उनके अनुयायियों अरबों, ईरानियों, तुर्कों ने इस्लाम धर्म का प्रचार एवं प्रसार किया। भारत में इस्लाम के अनुयायियों में अरबों ने दो दिशाओं में प्रवेश किया, एक अफगानिस्तान मार्ग से, दूसरा सिंध मार्ग से। अफगानिस्तान मार्ग पर भारत के दो महत्वपूर्ण राज्य थे, एक काबुल और दूसरा जाबुल। 200 वर्षों तक तुर्क आक्रमणकारियों ने इस राज्य को जीतने की जी तोड़ कोशिश करते रहे, परंतु हिंदू राज्यों ने इस्लाम की बढ़ती हुई शक्ति को प्रवेश द्वार पर रोके रखा। सिंध मार्ग पर अरबों का अधिकार 712 ईस्वी में हो गया था। वहाँ का राजा दाहिर था। दोनों के मध्य एक घमासान युद्ध हुआ और अरबों ने सिंध को जीत लिया। अरबों ने मुल्तान को भी जीत लिया, परंतु राजस्थान के क्षेत्रीय राजाओं और सामंतों ने कड़ा प्रतिरोध किया। 870 ईस्वी के आसपास नवोदित तुर्क शक्ति ने आगे दोनों राज्यों को परास्त किया और हिंदू भारत के प्रवेश द्वार अफगानिस्तान पर तुर्कों का अधिकार हो गया। परिणाम स्वरूप भारत पर तुर्कों को आक्रमण करने की सुविधा मिल गई। भारत पर आक्रमण करने वाले आरंभिक तुर्क गजनी वंश से थे। गजनी वंश को यामिनी वंश के भी नाम से भी जाना जाता है। महमूद गजनवी एक महत्वपूर्ण आक्रमणकारी था। महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। उसके पिता सुबुक्तगीन ने उसे धार्मिक शिक्षा, शस्त्र संचालन, युद्ध कला, शासन संचालन की पर्याप्त शिक्षा दी। उसकी मृत्यु के बाद गजनी के अमीरों ने उसके छोटे भाई इस्लाम को गद्दी पर बिठा दिया, परंतु महमूद ने गृह युद्ध में भाई को परास्त कर गद्दी पर अधिकार कर लिया। सिंहासन आरूढ़ होने के बाद महमूद ने गजनी के एक स्वतंत्र एवं विशाल राज्य की स्थापना की, सुल्तान की पदवी धारण की। उसने अमीनुद्दौला या अमीनुल मिल्ला की उपाधि धारण की। कुछ वर्षों में सिस्तान, गिर्गिस्तान, ख्वारिज़्म, गौर राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। सर्वप्रथम हम गजनी वंश के बारे में आपको जानकारी देते हैं। गजनी जो नगर था वह अफगान की पहाड़ियों के मध्य स्थित था। 962 ईस्वी में अल्पतगीन नामक एक दास ने कुछ साहसी तुर्क अनुयायियों की सहायता से गजनी नगर पर अधिकार कर लिया और गजनी वंश की नींव रखी। इस वंश का मूल नाम यामिनी वंश था। अल्पतगीन की मृत्यु के बाद इसहक इस वंश का शासक बना। उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद
बलकतगीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। बलकतगीन की मृत्यु के बाद उसके एक दास पिराई ने अधिकार कर लिया। पिराई के शासन काल में भारत के क्षत्रिय राजाओं का तुर्कों से संघर्ष आरंभ हो गया, जो सुल्तान महमूद गजनवी के समय तक चलता रहा और जिसका एक परिणाम निकला वह था हिंदू शाही राज्य का नष्ट होना हुआ। हिंदू शाही राज्य भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर था और जिसकी राजधानी वेहिंद या ओहिंद थी। उस समय यहाँ का शासक जयपाल था। वह अपनी सीमा पर उठे खड़े होने वाले तूफान से परिचित था। उसे समाप्त करने के लिए आक्रमणकारी नीति को अपनाते हुए उसने अपने पुत्र के नेतृत्व में शक्तिशाली सेना गजनी पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। पिराई तो इस सेना को प्रगति को रोकने में असमर्थ रहा, परंतु सुबक्तगीन, जो पिराई के बाद में गजनी वंश का शासक बना था, ने सेना के पर अचानक आक्रमण कर उसे पराजित कर खदेड़ दिया। सुबक्तगीन तुर्कों में लोकप्रिय हो गया। इस प्रकार हिंदू शाही राज्य पर प्रथम आक्रमण करने वाला शासक सुबक्तगीन था। 977 में उसने पिराई को अपदस्थ कर गजनी पर अधिकार कर लिया था। सुबक्तगीन ने खुरासान, काबुल घाटी क्षेत्र, सिस्तान को जीतकर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया और 986 में जयपाल के सीमांत दुर्गों पर आक्रमण कर उन्हें लूटा। इस पर जयपाल एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी में घुस गया। दोनों में भीषण संघर्ष हुआ। जयपाल की सेना की स्थिति संकटग्रस्त हो गई। एक अपमानजनक संधि के लिए उसे विवश होना पड़ा, परंतु राजधानी लौटते ही जयपाल ने संधि की शर्तों को तोड़ दिया। 991 ईस्वी में जयपाल के राज्य पर सुबक्तगीन ने आक्रमण कर दिया। तुर्कों का प्रतिरोध करने के लिए दिल्ली, अजमेर, कालिंजर के आसपास के अनेक राजपूत राजाओं ने जयपाल की सहायता के लिए अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। लमगान के निकट दोनों में जबरदस्त मुकाबला हुआ। इसमें तुर्कों की विजय हुई। परिणाम स्वरूप खैबर दर्रे, पेशावर दुर्ग नगर पर तुर्कों का अधिकार हो गया। पेशावर की प्राप्ति से तुर्कों को वह मार्ग मिल गया जो भारत के पूर्वर संपन्न प्रदेशों को जाता था। महमूद गजनवी, जो सुबक्तगीन का पुत्र था, पिता ने उसे महत्वपूर्ण सारी प्रकार की शिक्षाएं दी थी। धार्मिक शिक्षा, युद्ध संचालन, शासन संचालन। जैसे वो गद्दी पर बैठा, उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण क्यों किए, उसका आक्रमण का उद्देश्य क्या था, इस पर इतिहासकारों में मतभेद है। फिर भी उसके आक्रमण करने के उद्देश्यों को 4 दृष्टिकोण से देखा जाता है। पहला, भारत की धन संपदा प्राप्त करना। दूसरा, हाथियों को प्राप्त करने की लालसा, साम्राज्य के विस्तार की आकांक्षा और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर महमूद गजनी ने भारत पर लगातार आक्रमण किए। महमूद गजनी ने भारत पर 17 आक्रमण किए। जैसा कि प्रोफेसर इलियट और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार यह आक्रमण 1000 ईस्वी से
1025 ईस्वी के मध्य किए गए। विद्यार्थियों, ये खतरा आक्रमण की जगह आप इसे 17 आक्रमण पढ़ें। प्रथम जो 3 आक्रमण थे वह उत्तरी पश्चिमी सीमांत हिंदूशाही राज्य पर किए गए। प्रथम आक्रमण में जयपाल के कुछ दुर्गों को जीतकर वापस चला गया। दूसरी बार उसे जयपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा, परंतु युद्ध में महमूद की विजय हुई। जयपाल अनेक सगे संबंधियों के साथ बंदी बना लिया गया। अंत में 25 हाथी और 2.5 लाख दिनार के बदले उसे मुक्त किया गया। जयपाल ने अपनी पराजय से इतना अपमानित अनुभव किया कि उसने स्वयं को चिता में जला दिया। जयपाल के बाद हिंदूशाही राज्य का शासक आनंदपाल बना। उसने भी बेहरा के निकट महमूद का सामना किया, परंतु परास्त हो गया। चौथा और पांचवा आक्रमण मुल्तान के मुस्लिम राज्य पर महमूद ने किया। महमूद ने विजय के बाद मुल्तान को अपने राज्य में मिला लिया। छठा राज्य का प्रकोप हिंदूशाही राज्य और कांगड़ा राज्य को सहन करना पड़ा। हमेशा की तरह इस बार भी आनंदपाल की पराजय हुई और महमूद ने नगरकोट तक आक्रमण कर उसे जीत लिया। आनंदपाल ने अपनी राजधानी नंदन को बनाया। सातवां आक्रमण राजस्थान के नारायणपुर राज्य पर किया गया। राजपूतों ने जमकर संघर्ष किया, परंतु वे परास्त हुए। आठवां आक्रमण पुनः मुल्तान पर हुआ। नौवां आक्रमण थानेश्वर राज्य पर किया गया। हिंदू सामंतों ने तुर्क सेना के सामने अधिक समय तक न टिक सकी। थानेश्वर के भव्य मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर लूट में अपार धन संपत्ति लेकर महमूद वापस लौट गया। 10वां आक्रमण हिंदूशाही राज्य पर हुआ। आनंदपाल की मृत्यु के बाद वहाँ का शासक त्रिलोचनपाल बना। उसके बाद महमूद गजनी ने नंदन पर भी अधिकार कर लिया। त्रिलोचनपाल ने कश्मीर की सहायता प्राप्त कर महमूद का सामना किया और परास्त होकर शिवालिक की पहाड़ियों में आ बसा। उसे बुंदेलखंड के शासक विद्याधर से सहायता से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, परंतु उसे एक बार पुनः महमूद के हाथों परास्त होकर भागना पड़ा। 11वां आक्रमण कश्मीर पर किया गया। महमूद यहाँ लोहकोट दुर्ग को जीतने में असफल रहा। उसे पहली बार विफलता के साथ वापस लौटना पड़ा। 12वां आक्रमण उसने कन्नौज और मथुरा पर किया। मथुरा की रक्षा का कोई प्रबंध नहीं था, जबकि हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थान हजारों मंदिर थे। मुख्य मंदिरों पर अपार धन संपदा थी। महमूद ने यहाँ इच्छा अनुसार लूट मार की। कन्नौज के गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन था। यहाँ का राजा राज्यपाल बिना युद्ध लड़े भाग गया। अब महमूद ने कन्नौज को भी जी भर के लूटा। 13वां आक्रमण कालिंजर के चंदेलों के विरुद्ध किया गया। यद्यपि यहाँ का शासक विद्याधर महमूद का मुकाबला करने के लिए सेना सहित उपस्थित हुआ, परंतु तुर्क सेना के आते ही वह रात्रि में सेना सहित भाग खड़ा हुआ। 14वां आक्रमण पंजाब राज्य के विरुद्ध हुआ। 15वां आक्रमण पुनः चंदेलों के विरुद्ध किया गया। 16वां आक्रमण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आक्रमण है। इस आक्रमण में सुप्रसिद्ध देव सोमनाथ पर आक्रमण किया गया। देव सोमनाथ काठियावाड़ राज्य में स्थित था। महमूद के आगमन की सूचना मिलते ही
वहाँ का राजा भीमदेव अपनी सेना अपनी राजधानी अहिलवाड़ा से भाग खड़ा हुआ। राजधानी को लूटने के बाद महमूद सोमनाथ जा पहुंचा। मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को न तोड़ने के लिए महमूद को अपार धन संपत्ति देने का प्रस्ताव रखा, परंतु महमूद ने उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह इतिहास में मूर्ति विक्रेता के स्थान पर मूर्ति भंजक के नाम से प्रसिद्ध होना चाहता था। उसका अंतिम और शत्रु आक्रमण जाटों और खोखरों के खिलाफ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। पहला आक्रमण हिंदूशाही राज्य के विरुद्ध था और अंतिम आक्रमण जाटों और खोखरों के खिलाफ था। 16वां आक्रमण जो देव सोमनाथ के खिलाफ था, महत्वपूर्ण आक्रमण है, 1025 ईस्वी के आसपास किया गया। महमूद गजनी के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? इसके प्रभाव को हम इन बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत पर विजय करने के लिए आधार मिला। महमूद गजनी के आक्रमण के पश्चात मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी के बाद भारत में तुर्क राज्य की स्थापना हो गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में तुर्कों राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ा। जैसा कि हम देखते हैं कि जहाँ पे भी मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया वहाँ पे अपार धन संपदा की प्राप्त की, लूट खसोट की, यहाँ की चीज़ें गजनी ले गया, तो उससे यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव हुआ। भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। गजनी ने आक्रमण करने के पश्चात यहाँ के लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित किया, मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, इस्लाम धर्म का विस्तार किया। महमूद गजनी का आक्रमण का एक यह परिणाम भी हुआ कि भारत में इस्लाम धर्म का विस्तार हुआ। धन्यवाद बच्चों। यह हमारी तुर्क आक्रमण और राजपूत प्रतिरोध की प्रथम कक्षा थी। आगे की कक्षा में हम तुर्क आक्रमणकारियों के अंतर्गत मोहम्मद गौरी के आक्रमण पर चर्चा करेंगे।